मुबारक हो मुसलमानों, आखिरकार ओवैसी साहब की मेहनत रंग लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा फटकार लगाया है, ऐसी उनको बात सुनाई है कि अब बीजेपी सरकार वक्फ कानून तो छोड़ दो, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहेगी तो बीजेपी सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत, संविधान की जीत और भारत के लोगों की जीत है, उन लोगों की जो संविधान के लिए जीते हैं और देश के लिए जीते हैं। साथ ही वक्फ बिल को लेकर एआईएमआईएम पार्टी ने इतिहास रच दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है जिससे बीजेपी सरकार की बोलती बंद हो गई, और ओवैसी साहब के बारे में जो कुछ आप सुनेंगे आज, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जितना फैसला हुआ, जिन फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसी चीज की मेहनत हम और आप मिलकर कर रहे थे। तो जिन लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर रास्ते जाम किए, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट किया, उनका प्रोटेस्ट करना सही जगह लग चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार को बड़ी फटकार लगाई और इसके कई मामलों को पर रोक लगा दी है। यानी मोटा मोटी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज से 8 महीने पहले 8 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पेश किया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब समेत कई भारत के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को वापस नहीं लिया, बल्कि इसमें और ज्यादा सुझाव जोड़ने के लिए, मुसलमानों को जो आपत्ति है वो सुनने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर उसे वहां पर भेज दिया। 8 महीने तक वहां पर भी मीटिंग चलते रही, और जैसे ही रमजान के महीने में ओवैसी साहब को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को बिना किसी सुझाव के लोकसभा में लाकर पेश करने वाली और उसे पास करने वाली है, तो ओवैसी साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले रमजान के महीने में दिल्ली में 17 मार्च 2025 को दिल्ली में धरना दिया और साफ तौर पर देश को बताया कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और यह हिंदू और मुसलमान सबको साथ आना पड़ेगा। 28 मार्च 2025 वो दिन जब एआईएमआईएम ने इतिहास रच दिया। भारत में एमआईएम एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया और रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया। एमआईएम के अलावा दूसरी कोई पार्टी भारत में ऐसी नहीं थी जिसने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध किया, और यह विरोध वेस्ट बंगाल एमआईएम की टीम ने कोलकाता के राजा बाजार की सरजमीन में किया। उसके बाद 2 अप्रैल 2025 को यह बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्लियामेंट में पेश करती है, और इस बिल के पास होने से पहले ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल को फाड़ दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के खिलाफ है, यह देश के खिलाफ है। फिर 3 अप्रैल 2025 को यह बिल लोकसभा से पास कर दिया गया, और जैसे ही यह बिल पास होता है, फिर से एमआईएम ने इतिहास रचा। एमआईएम भारत की पहले ऐसी पार्टी बनी जिसने बिल पास होने से पहले भी विरोध किया, और बिल पास होने के बाद भी हमने विरोध किया। वेस्ट बंगाल के कोलकाता के राजा बाजार की सरजमीन पर ममता बनर्जी की पुलिस से लोहा लेते हुए हम लोगों ने इस बिल के खिलाफ विरोध किया, एहतजाज किया, और एमआईएम के झंडे तले भारत के संविधान के आईन को देखते हुए हम लोगों ने विरोध किया। आखिरकार यह बिल पास हुआ, और अब 16 अप्रैल 2025 जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि ओवैसी साहब सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक उछाला और सुप्रीम कोर्ट से यह न्याय की मांग की कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल 2025 के दिन यह जो पूरा केस था, इसका टाइटल था असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब ये जो फैसला चल रहा है, ये जो केस चल रहा है, इस केस का नाम है ओवैसी बनाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये ओवैसी साहब और एमआईएम के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 16 तारीख को जो कुछ भी सुनवाई हुई, 16 तारीख को भी बीजेपी को फटकार लगाई गई वक्फ बाय यूजर पर। हिंदू कम्युनिटी के लोगों को वक्फ बोर्ड में लाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी लताड़ लगाई, जिसके बाद अब आज यानी 17 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी कुछ फैसला दिया है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया, संविधान के मानने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए और भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लताड़ते हुए कहा है कि किस कानून के हिसाब से आपने यह कानून बनाया है, जबकि यह संविधान का आर्टिकल 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। उसे देखते हुए 7 दिन के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी और यह समझाने की कोशिश करेगी कि हमने कौन से आइन को तोड़ा और कौन से आइन को बचाया। और उन 7 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वक्फ कानून, नए कानून को भारत में लागू नहीं कर सकती है। यह मुसलमानों की, संविधान की और भारत के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। तीसरा सबसे बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर दाखिल नहीं होगा। यानी इस बिल में जो अमेंडमेंट किया गया था कि 2 गैर मुस्लिम भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सरे से नकार दिया और इस पर स्टे लगा दिया है कि जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं हो जाती, बीजेपी अपना पक्ष नहीं रख लेती, जवाब नहीं दे देती, तब तक इस बिल में जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं उसको, एक अमेंडमेंट को भी भारत में लागू नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर जो सबसे बड़ा सवाल था, हम लोगों ने जो सबसे बड़ी रैली की, हम लोगों ने लोगों को बताया, ओवैसी साहब ने जिस पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, वक्फ बाय यूजर यानी ऐसी वक्फ की संपत्ति जिसका कोई कागज या प्रमाण मुसलमानों के पास नहीं है, हजारों सालों से वो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, मदरसा है, यतीमखाना है, खानका है, ऐसी जमीनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हड़प सकती है, सरकार उस पर दावा नहीं ठोक सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से बीजेपी को लताड़ लगाते हुए कहा वो वक्फ बाय यूजर थी, वो मुसलमानों की जमीन थी और वो मुसलमानों की ही जमीन रहेगी, वो वक्त की रहेगी, उस पर कोई भी दावा नहीं ठोक सकता है। तीसरी सबसे बड़ी जीत भारत और संविधान की ये रही कि चूंकि कलेक्टर को बहुत बड़ा पोजीशन, बहुत बड़ा रुतबा दे दिया गया था वक्फ कानून के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर कलेक्टर को किसी जमीन पर फैसला करना हुआ, उस पर सुनवाई करनी हुई, उस पर रिसर्च यानी उस पर अगर जांच पड़ताल करनी हुई तो वो करे, लेकिन उसके लिए कलेक्टर को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुंह उठाकर कहना कि ये जमीन पर हम सर्च करवाना चाहते हैं, जांच बैठाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को सबूत देना पड़ेगा कि आपके पास क्या सबूत है जिसके आधार पर आप 400-500 साल पुराने कब्रिस्तान और मस्जिद पर जांच बैठाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी तो कलेक्टर जांच करेगा, वरना कलेक्टर के पास ऐसी कोई पावर नहीं रहेगी कि वो विदाउट सुप्रीम कोर्ट के वहां पर जांच बैठा ले। पांचवी सबसे बड़ी जीत ये थी कि इस कानून पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी अब ना कोई गैर मुस्लिम इसका मेंबर बनेगा, ना ही वक्फ बाय यूजर को यह सरकार छीनेगी और ना ही कलेक्टर को इतनी पावर मिलेगी। 7 दिन तक इस मामले यानी वक्फ नए कानून पर कोई भी भारत में लागू नहीं किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंह देखते रह गई। अब अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। तब सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला लेगा कि इस कानून के कुछ अमेंडमेंट को चेंज करना चाहिए या फिर पूरे वक्फ कानून को ही निराधार बताकर संविधान के खिलाफ घोषित कर देना चाहिए और इस कानून को सरे से ही मिटा देना चाहिए। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन मुसलमानों के चेहरे को अल्लाह रोशन करेगा जिन्होंने अपने जिंदा होने का सबूत दिया, जिन्होंने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने हमारे साथ सड़कों पर उतरे, जिन लोगों ने वक्फ के कानून के खिलाफ आवाज उठाई है, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। अब एक बहुत बड़ी चीज, ओवैसी साहब कल भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। ओवैसी साहब कौन है? एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, एएमआईएम के अध्यक्ष है, जो संविधान और मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, जो देश के लिए आवाज उठाते हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या वक्त बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की, या यह जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी की नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की नहीं? क्या यह जिम्मेदारी अखिलेश यादव या मायावती की नहीं है? क्या ये अरविंद केजरीवाल की नहीं है? क्या वक्त बचाने को ठेका सिर्फ ओवैसी साहब ने ले रखा है? और ये जवाब है हाँ। वक्फ की जमीन से अगर किसी को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा तो वो ओवैसी साहब को पड़ा। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवैसी साहब मौजूद थे, लेकिन अन्य सेक्युलर पार्टी का कोई अता पता नहीं था, जिससे यह सिद्ध होता है कि ओवैसी साहब कोई बी टीम या एजेंट नहीं है। ओवैसी साहब मुखलिस भारत का एक बड़े दिग्गज नेता है, एक मुस्लिम नेता है, जो संविधान और वक्त बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे थे। बाकी किसी नेता का पता नहीं था। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बाहर निकले, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उनको घेर लिया, उनकी सेल्फी लेने लगे, इज्जत अफसाई करने लगे। अरे ओ जाहिल मुसलमानों, जुम्मनों, देखो जिसे तुम बी टीम कहते हो, यानी ओवैसी साहब को सिर्फ वही बीजेपी का बी टीम आरएसएस का एजेंट कहता है जो जाहिल है, अनपढ़ है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, वो पढ़े लिखा समाज ओवैसी साहब की इज्जत करता है, उनके लीडरशिप को तस्लीम करता है, उनसे मोहब्बत करता है। इल्जाम लगाना तो छोड़ो, उनके साथ सेल्फी लेता है। और ये गवाही, ये वीडियो गवाही है इस बात की कि पढ़ा लिखा समाज ओवैसी साहब के साथ है और जाहिल कट्टर समाज ओवैसी साहब के खिलाफ खड़ा है। तो ये बड़े बड़े कुछ बात थे
कि ओवैसी साहब ने, माफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लताड़ा, बहुत बुरी तरीके से लताड़ा। वक्फ बाय यूजर मुसलमानों को महफूज हो चुका है। कलेक्टर के जो पावर थे वो भी छीन लिए गए हैं, और जो गैर मुस्लिमों को वक्फ में लाना था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अब 5 मई 2025 को आगे फैसला आना है। तब तक आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जल्दी आप तक वीडियो पहुंच जाए। और हमारा कल यानी जुम्मा के दिन कोलकाता के 7 पॉइंट में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वक्फ बिल के खिलाफ रैली है, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा। 26 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रैली है ब्रिगेड मैदान कोलकाता में, वहां पर भी मैं मौजूद रहूंगा इंशाल्लाह। और AIMIM भी एक रैली निकालने वाली है कोलकाता में, उसकी भी खबर जल्दी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। इतना आपको याद रखना है कि जितने तीर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व संगठन भारत संविधान और मुसलमानों पर बरसा रहे हैं, उस तीर को सिर्फ और सिर्फ अकेला ओवैसी साहब रोक रहा है, बाकी कोई नेता उसको रोकने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है। तो अगली बार जब वोट देने की बारी आए तो उसे उस ओवैसी साहब को वोट करना जो आपके लिए खड़ा है, बल्कि उन नेताओं को बिल्कुल वोट नहीं करना जिन्होंने ना ही कोई याचिका दायर की और ना वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और ना ही उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ के खिलाफ कोई बयान दिया है। इस बातों को आपको ख्याल में रखने की जरूरत है। वीडियो को मैं खत्म करता हूं इस उम्मीद से कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे ताकि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे यूट्यूब और फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल।